कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। संस्कृत शिक्षण की जो नवीनतम विधियां चल रही हैं उसके अंतर्गत आज हम ये दूसरे प्रकार की हम बात करते हैं कि इसका दूसरा प्रकार देखते हैं। तो दूसरा जो प्रकार प्रकार है इसका वो आता है शाखीय अभिक्रम, जिसको कि ब्रांच के रूप में जानते हैं। ब्रांचेस जिसको कहते हैं, अलग अलग ब्रांच के रूप में इसको बताया जाता है। तो शाखीय अभिक्रम जो होता है इसके जो प्रतिपादक थे वो नॉर्मन ए क्राउडर थे। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जो थे प्रतिपादक वो बीएफ स्किनर थे, और इसके जो हैं वो है नॉर्मन ए क्राउडर, वो इसके प्रतिपादक हैं। इसलिए इसको क्राउडेरियन अभिक्रम भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्राउडेरियन अभिक्रम, अरेखीय अभिक्रम, क्योंकि रेखा नहीं है इसके अंदर तो ये अरेखीय अभिक्रम भी कहा जाता है, और वो बाह्य अभिक्रम था तो ये आंतरिक अभिक्रम कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी भी तीन नाम अलग अलग। तो क्राउडेरियन अनुदेशन कहा जाएगा इसको, अरेखीय अभिक्रम अनुदेशन कहा जाएगा इसको, और आंतरिक अनुदेशन इसको कहते हैं, अभिक्रम अनुदेशन कहते हैं। इसके अंदर भी सभी छात्रों के द्वारा एक मार्ग का अनुसरण नहीं होता है इसके अंदर, है ना। सभी छात्र जिस प्रकार से कि रेखीय अभिक्रम में सभी छात्र एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, यानी उसको पहली फ्रेम, दूसरी फ्रेम, तीसरी फ्रेम, चौथी फ्रेम क्रमशः उसको पढ़नी होती है, और वैसे ही पढ़ता है वो, है ना। तो इस प्रकार से, और जो उसको प्रश्न पूछे गए उसको उत्तर उसी वक्त देने होते हैं, वरना वो आगे नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये एक जैसा नहीं होता है, ये उत्तरों पर आधारित होता है, विद्यार्थियों के अलग अलग उत्तरों पर आधारित होता है। अलग अलग उत्तर देते हुए विद्यार्थी होता है वो अपने अंतिम व्यवहार तक पहुंचता है, या अंतिम पद तक वो विद्यार्थी पहुंचता है, क्योंकि ब्रांचेस में ये बटा हुआ होता है। अब एक पद को पढ़ने के बाद में इसको क्या होता है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुविकल्पी रूप में पूछे जाते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन होता है, वहां पर उसको पर्टिकुलर एक शब्द में या दो शब्द में या एक वाक्य में इस तरह से उसके अंदर प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे कि पर्टिकुलर यही पिन पॉइंटेड आंसर है, उसको वही देना होता है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर उसको विकल्प के रूप में आंसर दिए होते हैं, और उस विकल्प के अंदर से उसको सही आंसर का चयन करना होता है, और वो चयन करके उसमें से एक उत्तर सही होता है तो उसी का उत्तर चयन करेगा, सही उत्तर, और सही उत्तर चयन करेगा तब वो आगे की फ्रेम पे वो वहां से जाता है। तो इसलिए ब्रांच इसको इसलिए कहा गया है कि इसके अंदर एक तो क्या होता है कि प्रश्न जो होते हैं वो बहुविकल्पी होते हैं, यानी कि एक प्रश्न दिया है, मल्टीपर्पज चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, ए बी सी डी चार दिए होते हैं, उन चारों में से उसको एक आंसर सेलेक्ट करना होता है इसके अंदर। और इसके अंदर अगर विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो इसमें उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था है। उपचारात्मक शिक्षण में उसको दूसरे फ्रेम में पढ़वाया जाता है। उत्तर चुनने के बाद में उसको उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, वहां पर उसको पढ़ता है, और तब उसको अपने वो सही चीज उसको मिलती है। यानी कि जब वो गलत उत्तर देता है तो उसके सामने जो आंसर शीट आती है वहां पर लिखा होता है कि ये उत्तर आपका गलत है, तो ये क्यों गलत है वो क्लियर लिखा होता है। दूसरा आंसर सही है वो क्यों लिखा हुआ है, तीन तीन चार जो भी विकल्प दिए होते हैं उन विकल्पों की क्या कह सकते हैं, एक सारी जानकारी दी होती है कि ये विकल्प क्यों गलत है, ये विकल्प क्यों गलत है, ये विकल्प क्यों गलत है, और ये विकल्प सही क्यों है, ये जानकारी दी जाती है। तो इस प्रकार से दूसरे फ्रेम के अंदर तो ये उपचारात्मक शिक्षण की तरह काम करता है। तो उपचारात्मक शिक्षण वहां होता है कि जहां पर वो गलत उत्तर चयन करता है। अगर सही उत्तर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत करता है तो उसके लिए फिर वो सारी चीजें उसके सामने आ जाती हैं, और सही उत्तर चुनने के बाद वो अगली फ्रेम पर पहुंच जाता है, उसको आगे के फ्रेम पे जाना है उसको। तो इस प्रकार से शाखीय अभिगम चलता है। तो इसमें अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन, उसके चार पार्ट दिए, ए बी सी डी, उससे जो आंसर तय किया, देखा कि हाँ डी है, अगर सही आंसर आ गया तो अगली फ्रेम पे चला जाएगा। अगर डी आंसर उसने चूज किया और वो गलत आ गया तो वहां पर लिखा जाएगा कि ये डी आंसर इसकी वजह से गलत है, सी आंसर इसकी वजह से गलत है, बी आंसर इसकी वजह से सही है, ए आंसर इसकी वजह से गलत है। वो सारे सकारण उसके अंदर वो चीज दी जाती है। तो वो उस तरह से उसका उपचारात्मक शिक्षण का काम करेगा। ठीक है, अब जब हम इसकी मान्यताओं की बात करें कि इसकी मान्यताएं क्या है, तो मान्यताओं को जब हम देखते हैं तो जो छात्र जिस पद को पढ़ता है उसको वो अच्छी तरह से समझ लेता है। पद को पढ़ने के बाद में जो समझेगा तभी तो उसके प्रश्न का आंसर देगा, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न उसके सामने, तो वो प्रश्न को पढ़ता है और वो उसको बहुत अच्छी तरह से उसको वो समझ लेता है। अच्छा, उसके बाद में जो अधिगम के अंदर, अभिक्रम के अंदर जो गलतियां होती हैं, जो है ना, तो उन गलतियों का उपचार, क्योंकि चार विकल्प, चारों विकल्पों के अंदर वो कारण बताया गया, तो इस प्रकार से उपचार करके और उस अधिगम को स्थायी मान लिया जाता है कि इसको ये चीज समझ में आ चुकी है ना, और उसके आधार पर शिक्षण सामग्री को व्यवस्थित किया जाता है आगे की तरफ। तो ये माना जाता है। फिर आता है कि
ये पद्धति लचीली है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न विद्यार्थी ने विषय वस्तु को पढ़ा ही नहीं, लेकिन प्रश्न को पढ़ा और उसका आंसर आ गया, उसने उसका आंसर दे दिया, आ गया, है ना? आगे की फ्रेम पे पहुंच गया। आगे वाली फ्रेम को अगर उसको समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज से लिखी हुई है, मुझे इसका आंसर आता है प्रश्न का, उसने प्रश्न का आंसर आ दिया, यानी कि बिना विषय वस्तु को पढ़े हुए भी अगर उसको आंसर आ रहा है, तो वो उसको देकर के आगे निकल जाता है। तो ये कुछ लचीली व्यवस्था है कि उसके लिए आगे के जो अनुदेशन है वो खुलते जाते हैं उसके लिए, है ना? तो ये एक इसकी तो ये उस दृष्टि से देखें तो लचीली पद्धति है, और लचीली पद्धति होने के कारण ये क्या है, लाभकारी होती है। फिर इसके अंदर छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है, क्योंकि उसके लिए हर अगर गलत आंसर आ रहा है तो उसके सामने उसको सकारण वो आंसर गलत क्यों है या सही क्यों है वो बताया गया है। तो इसको सुन करके जब वो सुनता है, समझता है, तब वो अपने जब दूसरे आंसर्स को देखता है दूसरे प्रश्न के, तो वहां पर वो अपनी तर्क बुद्धि लगाने की कोशिश करेगा कि ऐसा भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, ये है तो ऐसा भी हो सकता है। तो वहां पर उसकी तर्क शक्ति का विकास उसके अंदर होता है। और अनुक्रियाओं पर नियंत्रण करते हुए छात्र स्वयं उसको सीखता है। ये स्वयं गति से सीखने का सिद्धांत है इसके अंदर, क्योंकि अभिक्रमित अनुदेशन है ही स्वगति का सिद्धांत, है ना? तो अपनी गति से वो सीखता है। और बहुविकल्पी प्रश्न होता है तो उसको अनुक्रिया चयन करने में उसको आसानी होती है। वो सरलता से 4 चीजें विकल्प सामने तो पढ़ा है तो एकदम से याद आ जाता है, हाँ ये चीज सही है। तो उसके लिए उसको सही उत्तर चयन करने में उसको सरलता हो जाती है, उसको ज्यादा परेशानी नहीं होती है। अब क्योंकि शाखीय अभिक्रम है तो इसकी विशेषताएं, अब विशेषताएं क्या हो सकती है, तो इसकी जो फ्रेम बनी होती है ये थोड़ी सी विस्तृत होती है। शिक्षण सामग्री इसके अंदर ज्यादा होती है ना? शिक्षण सामग्री प्रत्येक फ्रेम को ज्यादा शिक्षण सामग्री को इसके अंदर प्रस्तुत किया जाता है। और जरूरत के मुताबिक इसके अंदर विभिन्न पदों पर होकर के अंतिम पद तक पहुंचा जा सकता है इसके अंदर, है ना? उसकी स्वतंत्रता होती है, यानी कि अगर आपको ये पद समझ में आया हुआ है और आपको इसका आंसर आ रहा है तो आंसर दिया और आप अगले फ्रेम पे आ गए। अगले फ्रेम को पढ़ा, इसका आंसर आपको आसानी से आ रहा है तो आप तीसरी फ्रेम पे चले गए। मतलब इसके लिए ये चीज जरूरी नहीं है आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा कि आप पढ़ करके फिर आगे जाए, जिससे कि रेखी में होता है कि वहां आपको पढ़ना है, फिर अनुक्रिया सही देनी है, फिर आपको आगे आना है, फिर पढ़ना है, फिर अनुक्रिया सही देनी है, आगे आना। लेकिन यहाँ पर आप अगर बिना पढ़े भी आपकी अनुक्रिया सही दे रहे हैं तो आप अगली फ्रेम पे आ सकते हैं। तो ये जो होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर स्वतंत्रता है कि आप कौन से पद पढ़ते हैं, कौन से पद को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अपने अंतिम पद पर पहुंच जाते हैं। फिर देखिए तो इसके अंदर क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, उत्तर बहुविकल्पीय होते हैं इसके अंदर। तो संभावित जो त्रुटियां होती हैं उसके आधार पर शिक्षण सामग्री का निर्माण होता है कि हो सकता है कि विद्यार्थी इसकी जगह ये आंसर दे देगा, तो अगर ये आंसर दे रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन है कि ये गलत है, तो वो बताना। तो ये अतिरिक्त शिक्षण सामग्री होगी इसको, है ना? तो इस प्रकार से अतिरिक्त शिक्षण सामग्री का निर्माण भी इसके द्वारा होता है। गलत क्रिया होने पर उसको सही अनुक्रिया करने का उसको अवसर मिलता है, उसमें नहीं मिलता है रेखी में, लेकिन यहाँ पर उसको मिलता है ना? वहां पर तो उसको फिर तो पूरा पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे उसको सही अवसर मिलता है। और जब बस इसमें ये है कि जब तक वो सही अनुक्रिया नहीं देगा वो आगे के पद पे नहीं जा सकता है। तो ये भी चीज इसके अंदर आ जाती है। फिर तार्किक शक्ति का विकास होना स्वाभाविक है, रुचिपूर्ण होती है ये चीज। इसमें भी तुरंत पृष्ठ पोषण मिलेगा आपको। ये छात्र केंद्रित होती है, ये बात भी सही है। और ये इसके इस प्रकार के जो अभिक्रम जो तैयार होते हैं वो सामग्री जो होती है, अभिक्रमित अनुदेशन की जो सामग्री होती है वो पुस्तकों के रूप में और शिक्षण मशीनों के रूप में भी उपयोगी होती है। कि उन अभिक्रमित सामग्रियों का प्रयोग हम पुस्तकों के रूप में भी कर सकते हैं और मुद्रित सामग्री के रूप में भी हम कर सकते हैं, शिक्षण मशीनों के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इसको डिजिटल भी कर सकते हैं, इसको मुद्रित की अवस्था में भी इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो है वो उपयोग किया जाता है। फिर इसके दोष को अगर हम देखें तो दोष के अंदर आता है कि इस अभिक्रम का निर्माण करना कठिन होता है। जब वो रेखीय भी नहीं हो पाता है तो ये तो थोड़ा-सा और ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। तो इसका निर्माण करना कठिन होता है। फिर छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी ज़्यादा नहीं होता है, ये कम उपयोगी होता है, क्योंकि छोटी कक्षाओं के लिए बिल्कुल ज्ञान वाली बात ही होती है इसमें, तो वो पिन पॉइंटेड ही ज्ञान दिया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ फिर ये थोड़ा-सा महँगा हो जाता है अपेक्षाकृत, क्योंकि डिजिटल होता है या कुछ मुद्रित भी होगा तो बहुत कुछ चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर संपूर्ण विषय वस्तु को एक साथ एक पाठ के अंदर समायोजित कर लेना इतना आसान नहीं होता है, कठिन होता है। फिर इसमें भी कुशल प्रशिक्षित योग्य शिक्षक चाहिए, जो कि नहीं मिलते हैं, उसकी वजह से भी ये नहीं हो पाता है। और कई बार इसके अंदर छात्र जो होते हैं वो बिना पढ़े हुए भी एक कल्पना के आधार पर उत्तर दे देते हैं, या कह सकते हैं कि एक अनुमान के आधार पर काल्पनिक उत्तर तुक्का लगाना जिसको कहते हैं,
वो लगा देते हैं और सही निकल जाता है तो आगे चले जाते हैं, है ना? तो वो उसने विषय वस्तु को तो सही पढ़ा नहीं, लेकिन उसने तुक्का लगाया, सही निकल गया और वो आगे पहुँच गया। तो ये जो है तो इस प्रकार से भी उसको उत्तर दे देते हैं। इसमें समय भी जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा लगता है इसके अंदर, लंबा ये होता है। तो इस प्रकार से ये शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है, ये भी एक अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार है, जो कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होकर के बड़ी कक्षाओं के लिए थोड़ा उपयोगी हो सकता है। अब हम बात करते हैं मैथेटिक्स अभिक्रम की। अभिक्रमित अनुदेशन का तीसरा प्रकार मैथेटिक्स अभिक्रम, जैसा कि नाम है मैथेटिक्स, मैथ से संबंधित, गणित से संबंधित है, यानी कि गणित के लिए ही इसको पहले बनाया गया था, गणित शिक्षण विधियों के लिए बनाया गया था इसको। इसके जो प्रतिपादक हैं वो थॉमस एफ गिलबर्ट हैं। थॉमस एफ गिलबर्ट इसके प्रतिपादक हैं। इसका अन्य नाम अवरोही क्रम भी है। अब अवरोही क्रम, आरोही क्रम शुरू से लगा के अंत तक, और अवरोही क्रम अंत से प्रारंभ, इसका नाम अवरोही क्रम है। यानी कि पहले अंतिम चीज पहले बता दी जाती है, फिर शुरुआती चीज पे, है ना? तो ये अवरोही अभिक्रम होता है। ये मैथेटिक्स जो शब्द है ये यूनानी भाषा के मैथिन शब्द से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना। मैथेटिक्स शब्द यूनानी भाषा का मैथिन शब्द, और इसका अर्थ होता है सीखना। मैथेटिक्स का जो पूरा संपूर्ण अर्थ है या इसका पूरा अभिप्राय तात्पर्य जो है वो होता है कि समूह के जटिल व्यवहार के विश्लेषण और पुनर्निर्माण के लिए पुनर्बलन के सिद्धांतों और सुव्यवस्थित प्रयोग से है, जो कि विषय वस्तु में निपुणता लाती है। कहने का मतलब ये कि जब समूह के द्वारा, किसी समूह के द्वारा कोई जटिल व्यवहार हो रहा है किसी के भी द्वारा, तो वो जटिल व्यवहार, उलझा हुआ जो भी व्यवहार है वो क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, उसका विशेषण करके फिर उसका पुनर्निर्माण करना, पुनर्निर्माण करने के बाद में पुनर्बलन का सिद्धांत को अपनाते हुए उसका सुव्यवस्थित तरीके से उसका प्रयोग करते हुए विषय वस्तु के अंदर क्या होती है, एक कुशलता लाई जाती है, निपुणता लाई जाती है। यानी कि उसको सरल बनाने की कोशिश, जो उलझी हुई चीज है ना, जो उलझन भरी है, जो कठिन है, जो आसानी से समझ में नहीं आ रही है, ऐसी उन चीजों को अलग अलग बिल्कुल विश्लेषित करके अलग अलग, जिस प्रकार से कि धागे उलझ जाते हैं, तो उन धागों को सुलझाने के लिए क्या करते हैं, हम एक एक चीज को, एक एक सिरे को पकड़ के अलग अलग करते हुए उसको जैसे जैसे करें वो पूरी तरह से सुलझाते हैं उसका, और फिर हम क्या करके उसको एक व्यवस्थित तरीके से उसको हम लपेट करके वो व्यवस्थित करेंगे उसको। तो यही चीज यहाँ पर है कि जो उलझी हुई कठिन सामग्री होती है, विषय वस्तु होता है, उसका वो विश्लेषण करके और फिर उसको पहली चीज क्या आनी चाहिए, दूसरी क्या आनी चाहिए, कैसे उस प्रकार से वो सरलीकरण करते हैं उसका, और सरल करने के बाद में पुनर्बलन के सिद्धांत को अपनाते हुए वो उसको सुव्यवस्थित बनाया जाता है, उसको प्रयोग किया जाता है और विषय वस्तु के अंदर कुशलता लाने का प्रयास किया जाता है। ये मैथेटिक्स है। ठीक है, तो अब मैथेटिक्स की बात जब करें तो ये जो होती है, कठिन जो कौशल होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए और विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार की प्राप्ति हो, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो कौशल कठिन है, जिनको कि प्राप्त करना कठिन होता है, जिन कौशलों को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसे उन कौशलों को प्राप्त करना और विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना, वो इसका उसके लिए जो है वो उपयोगी मानी जाती है ये मैथेटिक्स अभिक्रम। इसके अंदर पद जो होते हैं वो यूनिट में छोटे छोटे उसमें विभाजित नहीं होकर के इसके अंदर अभ्यास होता है। इसके अंदर अभ्यास, क्योंकि गणित है ना, तो गणित तो अभ्यास ही करवाएगी, तो वो अभ्यास से संबंधित चीजें होती हैं, अभ्यास उसके अंदर दिया जाता है, और अंतिम पद जो होता है वो प्रथम पद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि उस जो अभिक्रम बनाया जा रहा है, उस अभिक्रम का जो अंतिम पद होता है, उस अंतिम पद को सबसे पहले प्रथम पद के रूप में, यानी अंतिम जो बात कही जानी है, निष्कर्ष रूप में जो बात कही जानी है, उसको सबसे पहले कहा जाता है। सबसे पहले कहने के बाद में फिर उसको वो शुरुआत होती है उसकी, और इसका क्योंकि नाम ही इसका स्पष्ट हो रहा है, तो इसका प्रयोग जो था वो सबसे पहले गणित के क्षेत्र में हुआ, और बाद में इसका प्रयोग जो है वो दूसरे विषयों के अंदर किया जाने लगा है। अब इसकी जब अवस्थाओं की बात करें, क्योंकि गणित से संबंधित है, तो अवस्थाएं, इसकी अवस्थाओं की जब बात करें तो सबसे पहले इसकी अवस्था के अंदर पहली चीज आती है इसका प्रदर्शन, डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन के अंदर छात्रों के अधिगम व्यवहार को जो होता है वो प्रदर्शित किया जाता है, कि छात्र सीखने के लिए किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, क्या व्यवहार है उनका, उसको प्रदर्शित किया जाता है। फिर अनुबोधन, प्रॉम्प्टिंग, की जो अधिकांश व्यवहार उत्पन्न जो हुआ है, किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, किस प्रकार विद्यार्थी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसके
आधार पर अनुबोधनों की व्यवस्था की जाती है कि यहाँ पर उनको किस प्रकार के अनुबोधन दिए जाने चाहिए, उसकी व्यवस्था जो है वो उसके द्वारा की जाती है। और पहले तो वो अनुबोधन के द्वारा और उसके बाद में आती है उसकी उन्मुक्ति या रिलीज करना उसको, कि जहां पर कि बिना अनुबोधन के वो सीखे हुए व्यवहार के अभ्यास को वो अवसर प्रदान करता है। यानी कि जब पहले सीख रहा है तो पहले व्यवहार को देख लिया, व्यवहार को देखने के बाद में अनुबोधनों की व्यवस्था, कि कहाँ पर किस-किस प्रकार से किस-किस अनुबोधन की व्यवस्था की जाएगी, ज़रूरत पड़ेगी उस प्रकार के अनुबोधन की व्यवस्था होती है। और तीसरी बात जब उन्मुक्ति की बात आती है, तो वहाँ पर फिर बिना अनुमोदन के उनको अभ्यास करवाया जाता है, अभ्यास कार्य दिया जाता है, उनके व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए। अब इसकी मान्यताओं की या अवधारणाओं की बात करें, तो मान्यता और अवधारणा क्या है इसके अंदर? तो एक तो ये प्रेरणादायी क्रियाओं के लिए उपयोगी होता है कि लोगों को प्रेरणास्पद काम करने की, क्रिया करने की उसको उसके लिए उसको प्रेरणा मिलती है उसको। फिर विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना, ये उसका दूसरा लक्ष्य है या उद्देश्य कह सकते हैं, इसकी मूल मान्यता है, धारणा है। फिर अंतिम पद को सबसे पहले प्रस्तुत करने से विषय वस्तु पर स्वामित्व मिलता है। ये सिद्धांत मानने वाले ये कहते हैं कि आप अंतिम पद को जब पहली बार प्रस्तुत कर देते हैं, पहले ही प्रस्तुत करते हैं और फिर वो दूसरे पदों को पढ़ते हुए पहले पद तक आता है, तो उसको अपने जो होता है मेन क्या होता है, उसके विषय वस्तु के ऊपर उसका जो अधिकार है, वो व्यक्ति को पूर्णतया आसानी से प्राप्त हो जाता है, उसमें उसको मदद मिलती है। तो वो ये कहते हैं और फिर कहता है कि अधिगम की परिस्थितियाँ होती है, उनको उनको विभाजित करना और उनका सामान्यीकरण करना। इसके लिए ये चीज़ उपयोग में आती है और कार्य पूर्ण होने पर छात्रों को जो है वो पुनर्बलन दिया जाता है, पुनर्बलन इसके अंदर मिलता है इसके अंदर। तो ये इसकी कुछ मान्यता और अवधारणाएँ हैं। अब इसकी गुण और विशेषताओं के बारे में बात करें, चाहे गुण कहें, चाहे इसकी विशेषताएँ कहें, तो इस मैथेटिक्स जो अभिक्रम है, इसकी मुख्य विशेषता जो है वो क्या है कि प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर ये क्या करती है, विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करवाती है। सबसे पहली तो इसका ये बात का विशेषता आती है। दूसरा आता है कि ये विभेदीकरण और सामान्यीकरण के सिद्धांतों का अनुसरण करता है कि किस चीज़ को विभाजित करके, विशेषित करके और फिर संश्लेषित करके हम किस प्रकार से विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उस सिद्धांतों का अनुसरण करता है। फिर इसके अंदर प्रदर्शन होता है, अनुबोधक होता है और अनुक्रिया। इसके आधार पर विषय वस्तु पर स्वामित्व लाने का प्रयास किया जाता है ना? उसके बाद में शिक्षक की अनुपस्थिति होने पर भी विषय वस्तु पर अधिकार की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि पाठ्य योजना अभिक्रम इस प्रकार के बने होते हैं कि जैसे बताया गया कि प्रदर्शन के रूप में, व्यवहार के रूप में उनको जाना गया है, उसके आधार पर अनुबोधक तैयार किए जाते हैं और अनुबोधक के आधार पर अनुक्रियाएं होती हैं और इस तरह से विषय वस्तु पर स्वामित्व होता है। तो जहां पर ये सब क्लियर होता है तो वहां पर शिक्षक की जरूरत नहीं होती है, तो शिक्षक की जरूरत नहीं होती है उसमें, बिना शिक्षक के भी विषय वस्तु पर विद्यार्थी अधिकार प्राप्त कर लेता है और कौशल के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए भी इसको उपयोगी माना गया है। अब इसके दोष देखें या इसके गुण देखें, तो इसका निर्माण मुश्किल है, जटिल कार्य है एक। इसमें कुशल शिक्षकों का अभाव होने की वजह से इसको आसानी से तैयार कोई नहीं कर सकता, हर कोई भी तैयार नहीं कर सकता है। समय ज़्यादा लगता है। ये लगभग-लगभग हर उस विधि के लिए आती है, क्योंकि क्योंकि ये सब दिमाग का काम है, एक सोच समझ करके एक पूरी रणनीति के साथ में किसी भी चीज़ को तैयार करने का काम होता है। तो हर विधि के साथ में ये प्रॉब्लम तो आती है कि योग्य शिक्षक नहीं होते हैं, योग्य शिक्षकों का अभाव होता है। इसकी वजह से वो नहीं कर पाता है, समय इसके अंदर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप ज़्यादा समय में कम विषय वस्तु ही सिखा सकते हैं उसको। तो कम समय लगना, छात्र जो होते हैं वो अनुक्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, जो दी जाती है उसी के आधार पर उनको अनुक्रिया करनी होती है। फिर अंतिम क्रिया को सबसे पहले प्रस्तुत कर देने से छात्रों में कठिनाई आती है, क्योंकि जो मेन चीज़ आप तो सिखाने जा रहे हैं, वही चीज़ आपने पहले दे दी, तो विद्यार्थी तो कठिन लगेगा ही उसको, वो चीज़ समझ में कहाँ से आएगी उसको, है ना? तो ये उसके लिए थोड़ी-सी कठिनाई हो सकती है। फिर सभी स्तरों के लिए ये उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त होती है ये। सभी प्रकार की विषय वस्तु का शिक्षण इस अभिक्रम के माध्यम से, इस मैथेटिक्स अभिक्रम के माध्यम से पढ़ाना संभव नहीं होता है। तो ये इसके कुछ दोष हैं, इसकी कुछ सीमाएँ हैं। लेकिन इस मैथेटिक्स अभिक्रम के कुछ नियम भी हैं। उन नियमों में सबसे पहला नियम आता है श्रृंखला का नियम। श्रृंखला का नियम यह है कि वो क्रियाएं
इसका प्रयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है या उन क्रियाओं में होता है कि जहां पर विषय वस्तु पर अधिकार देने वाली क्रियाओं की व्यवस्था जो होती है वो एक क्रम में की जाती है। यानी कि पहले पद की अनुक्रिया दूसरे पद के उद्दीपन का काम करेगी। यानी कि पहला आपने उद्दीपन दिया, उसने अनुक्रिया की, तो वही जो अनुक्रिया है वो अनुक्रिया दूसरे अनुक्रिया के लिए उद्दीपन का काम करेगी। उसको पढ़ करके वो दूसरी अनुक्रिया देगा। जब दूसरी अनुक्रिया उसने पूरी कर ली तो वो दूसरी अनुक्रिया तीसरे उद्दीपन के रूप में काम करेगा। तो इस प्रकार से एक क्रिया जो होती है वो दूसरी के लिए उद्दीपन का काम करती है। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं जो होती हैं वो एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं, जहां पर कि जो दूसरी के लिए उसके उद्दीपन का काम करती है। तो ये श्रृंखला का नियम जो होता है। दूसरा आता है इसके अंदर विभेदीकरण का नियम। विभेदीकरण का नियम कि जहां पर उद्दीपन और अनुक्रियाएं अलग अलग होती हैं, है ना, वो विभेद विभेद करना, विभाजित करना, विभक्त करना। तो यानी कि एक उद्दीपन के लिए एक अनुक्रिया, दूसरे उद्दीपन के लिए दूसरी अनुक्रिया अतिरिक्त, तीसरे उद्दीपन के लिए तीसरी अनुक्रिया अतिरिक्त। यानी कि अनुक्रिया जो होती है वो सब अलग अलग होती है। जैसे कि एक अनुक्रिया उद्दीपन दिया, उसके लिए अनुक्रिया आ गई कि ये मैग्नीशियम है। दूसरी अनुक्रिया उद्दीपन दिया, उसके लिए अनुक्रिया आ गई कि ये एल्यूमिनियम है। तीसरी अनुक्रिया दी, उसके लिए आ गया कि ये तो लोहा है ना। अब इस प्रकार से जब आप बात करते हैं तो ये क्या है कि अनुक्रियाएं और उद्दीपन ये अलग अलग है। यानी उद्दीपन भी अलग है, अनुक्रिया भी अलग है, उद्दीपन भी अलग है, अनुक्रिया भी अलग है। तो ये होता है वो विभेदीकरण का सिद्धांत होता है। और एक आता है सामान्यीकरण का सिद्धांत, जिसमें कि वस्तुएं कितनी भी हो, उद्दीपन कितने भी हो, कितनी भी अलग अलग प्रकार के हो, लेकिन अनुक्रिया एक ही दी जाती है, वो सामान्यीकरण है। जैसे कि आपने कोई बहुत सारे सामान बोल दिए, पुस्तक, किताब, पढ़ना, लिखना, है ना, इस प्रकार से बोल रहे हैं। बीच में आपने दे दिया शैम्पू, रीन, है ना। अब ये अलग अलग सामग्रियां हैं, कोई चीज क्या है, कोई चीज क्या है, कोई कहाँ यूज आ रही है, लेकिन उसके लिए उदाहरण जो आ रहा है वो अनुक्रिया जो आ रही है वो एक ही आ रही है कि या तो शिक्षण है। अब रीन और साबुन शैम्पू क्या शिक्षण करेगा, लेकिन वो शिक्षण ही कर दिया उसने, या उसने कोई नई अनुक्रिया दे दी, उसने कोई भी चीज। यानी कि कहने का मतलब है कि अब जैसे कि और उसमें देखें क्या बोल रहे हैं कि टमाटर है, आलू है, भिंडी है, गोभी है ना, और इसके बीच में आपने रीन डाल दिया आपने इसमें, और आपने कोई नई चीज डाल दी, इसमें शैम्पू डाल दिया, इसमें कोई हारपिक डाल दिया आपने उसे। और जब पूछा ये अनुक्रिया क्या हो रही है, उसने लिख दिया सब्जी। अब सब्जियां तो सारी नहीं हो सकती ना उसके अंदर। तो उद्दीपन तो सब अलग अलग है, उद्दीपक सब अलग अलग है, लेकिन अनुक्रिया क्या है, तो ये होते ही सामान्यीकरण। तो इस प्रकार से इस मैथमेटिक्स के 3 सिद्धांत होते हैं। श्रृंखला का सिद्धांत, जिसके की अंदर श्रृंखलाबद्ध चलता है कि पहला उद्दीपन उद्दीपक दिया, उसके प्रति जो अनुक्रिया की, वो पहली जो अनुक्रिया है वो दूसरे उद्दीपक के लिए दूसरे अनुक्रिया के लिए उद्दीपक का काम करेगी, फिर तीसरे उद्दीपक का काम करेगी दूसरे प्रकार की अनुक्रिया। तो ये श्रृंखलाबद्ध चलता रहता है, ठीक है, क्रमशः। दूसरा आता है विभेदीकरण का, कि जहां पर उद्दीपक और अनुक्रिया अलग हो गई, दूसरा उद्दीपक और दूसरी क्रिया अलग हो गई, तीसरा उद्दीपक और तीसरी अनुक्रिया अलग हो गई, ये अलग अलग हो गए, पार्टीशन हो गए इसके, ये विभाजन हो गया। और सामान्यीकरण के अंदर उद्दीपक अलग अलग है लेकिन अनुक्रिया एक ही है, ये सामान्यीकरण है। तो ये सामान्यीकरण का सिद्धांत इसके अंदर काम करेगा हमारा। तो ये 3 प्रकार के इसके जो है मैथमेटिक्स के सिद्धांत होते हैं। तो ये मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन है, जो कि जटिल कार्य को सरल तरीके से सिखाने का प्रयास करता है। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आगे और आप क्या पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में सजेशन दें मुझे। और वैसे तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है। धन्यवाद।